प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT पॉलिटी क्लास 12 और चैप्टर हमारा 4 है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप तो समझेंगे कि क्या क्या हुआ। अब तक हमने इस किताब में देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नज़र डाली है। इस अध्याय में अब हम बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। बहरहाल हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा। भारत को अपने पड़ोसी देशों से 1962, 1965 और 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा था। इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम से प्रभावित हुई है। इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चर्चा की जाएगी कि भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे और भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। यहाँ पे जो आप लोगों को तस्वीर दिख रही है, यह तस्वीर अक्टूबर 1960 में न्यूयॉर्क में गुटनिरपेक्ष देशों की एक संगोष्ठी है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, घाना के ये एनक्रुमा है, मिस्र के इनमें घाना के एनक्रुमा, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और युगोस्लाविया के टीटो के साथ नजर आए। इंडोनेशिया के सुकर्नो और युगोस्लाविया के और युगोस्लाविया के टीटो के साथ नजर आ रहे हैं। ये न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई है। भारत के विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूदार हो रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामले में भागीदारी शुरू की। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। आज़ादी किन चीज़ों से बनती है? आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से ही बनी होती है। यही आज़ादी की कसौटी भी है। बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता पर है। एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाए तो फिर जिस हद तक आपके हाथ में यह संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे, वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते। जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की एक बहस के दौरान मार्च 1949 में उनके द्वारा कहा गया कथन है, जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है।
इसके चलते वे बढ़े चढ़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देश ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देशों दो खेमों में बंट गए। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ पूरी तरह बदल गया। बहरहाल, जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेज़ी से दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। संवैधानिक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। क्या 1950 और 1960 के दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल था? क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? गुटनिरपेक्षता की नीति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर पड़ा। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिरकार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। चौथे अध्याय में एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू, क्या वे कोई सुपरमैन थे या उनकी भूमिका महामंडित कर दी गई है? किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था, उसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल, भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई, उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। आप समकालीन विश्व राजनीति की किताब के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देशों दो खेमों में बंट रहे थे। एक खेमे का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में प्रारंभ हुई। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। नेहरू की भूमिका। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 64 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना
और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। आज 2 अग्रणी खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं। हमें दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना है, साथ ही उनके खेमे में शामिल भी नहीं होना है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित हैं और अन्य देशों पर भी शक करते हैं। इस कारण हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं कि हम उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। 2 खेमों से दूरी। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किस खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति की किताब में आप पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिका संधि गठन और सोवियत संघ ने उसके जवाब में वार्सा पैक्ट अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया। भारत ने कूटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना, संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश भी, और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था। एफ्रो एशियाई एकता। हम लोग आज की बनिस्बत जब ज़्यादा गरीब, कमज़ोर और नए थे तो शायद दुनिया में हमारी पहचान कहीं ज़्यादा थी, है ना। विचित्र बात। हम लोग आज की बनिस्बत जब ज़्यादा गरीब, कमज़ोर नए थे तो शायद दुनिया में हमारी पहचान कहीं ज़्यादा थी, है ना। विचित्र बात। एफ्रो एशियाई एकता। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति
संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामले, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे बाडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। बाडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देखें समकालीन विश्व राजनीतिक अध्याय 1 में देख सकते हैं आप इसको। चीन के साथ शांति और संघर्ष। ताकत के तीनों साधनों, संपदा, धन और जन से हानि एक देश अब बड़ी तेज़ी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। ताकत के तीनों साधनों, संपदा, धन और जन से हीन एक देश अब बड़ी तेज़ी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। श्री राजगोपालाचारी एडविना माउंटबेटन को एक पत्र में 1950। पाकिस्तान के साथ चीन के साथ शांति और संघर्ष को देख लीजिए। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। शांतिपूर्ण स्वास्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उसके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। चीन का आक्रमण 1962। चीन के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह खत्म हो गया। शुरू में भारत सरकार ने ये इतना सारा यहाँ पे दिया हुआ है। भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत के संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत के राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी।
चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है। सच कहूँ तो उनको चाओ एलाई लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जगे। मेरा ख्याल है कि चीन के शासनाध्यक्ष अच्छे इंसान हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। श्री राजगोपालाचारी ने ये 1956 में कहा था। अब एक पत्र में इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठा खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की विरोध सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बीच में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों जम्मू और कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेपाल या उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। आइए हम लोग तिब्बत को समझ लेते हैं, जब मध्य एशिया का एक मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा है। अतीत में समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफ़ा तिब्बत आज़ाद भी हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो उन्हें इसके साधन में एक बात यह थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी का बात तो स्वीकार कर रहा है। 1956 में चीनी स्थानाध्यक्ष चाओ एलाई भारत के आधिकारिक तौर पर आए तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा पर भी भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के उन इलाकों में कहीं ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत के सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत में शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। इस पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली है। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बस्तियां हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभाव्यतः तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। दलाई लामा ने भी भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया है। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बतों की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ शामिल हैं। चीन ने स्वायत्त तिब्बती क्षेत्र बनाया है और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीनी बाशिंदों को तिब्बत लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बती जनता ने विरोध किया।
तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहाँ साम्यवाद फैलाना चाहता है। यहाँ पे आप तिब्बत का मैप देख सकते हैं। पहले भारत और चीन की सीमा नहीं लगती थी, भारत और तिब्बत की सीमा थी, लेकिन उसने कब्जा कर लिया तो ये भारत और चीन की सीमा बन गई। ये गंगटोक है भूटान का, थिम्फू, ट्वांग, ओलोंग, नीलांग, बारे, अक्साइड, ले, डेमचोक, कारगिल, श्रीनगर देख सकते हैं मैप के माध्यम से। यह नक्शा किसी माने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणिक सीमा रेखा नहीं माना जाता है। चीन के साथ 1960 में सीमा विवाद उठा। नेहरू और माओत्से-तुंग के बीच बातचीत व्यर्थ साबित हुई। वीके कृष्ण मेनन 1897 से 1974 राजनयिक एवं मंत्री। 1934 से 1947 के बीच इंग्लैंड की लेबर पार्टी में सक्रिय। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त एवं बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के मुखिया। राज्यसभा के सांसद एवं बाद में लोकसभा सांसद। 1956 से संघ कैबिनेट के सदस्य। 1957 से रक्षा मंत्री। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा दिया। वीके कृष्ण मेनन ने। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके आगे का लेक्चर मैं जल्द प्रोवाइड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।